सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। लाए शाओमिन, जिसकी उम्र इस वक्त 58 साल है और ये चीन की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म, जो कि स्टेट एसेट मैनेजमेंट फर्म है, चाइना हुआरोंग स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये इस कंपनी का चेयरमैन था और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भी रुकन रहा है। ये जिस कंपनी का चेयरमैन था, ये कंपनी 1999 में उन 4 कंपनियों में शामिल थी जो बनाई गई चीन के बैंकारी निज़ाम पर कर्जों के बोझ और दबाव को कम करने के लिए। बाद में यह कंपनी इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी, कर्ज देने और प्रॉपर्टी के कारोबार तक फैल गई। लाए शाओमिन पर $260 मिलियन की करप्शन और रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा। उस पर यह भी इल्जाम लगा कि उसने 2009 से 18 तक अवामी पैसे में से $38 लाख की खुर्द बुर्द की थी। जब उसका करप्शन स्कैंडल सामने आया तो उसकी पार्टी ने उसका दिफा करने के बजाय या उसके हक में कोई तहरीक या कोई जलसा निकालने के बजाय अप्रैल 2018 में न सिर्फ उसे पार्टी से निकाल दिया, बल्कि उसे चीन की सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन के ओहदे से भी हटा दिया गया। हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चीन की हुक्मरान जमात है और इसका ताल्लुक भी कम्युनिस्ट पार्टी से था, यानी इसकी हुक्मरान जमात ने भी इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। जब उसे गिरफ्तार किया गया और बीजिंग में उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा गया तो वहां एंटी करप्शन हुक्काम ने पैसे से भरी हुई अलमारियां बरामद की, जिनकी वीडियोस बनाकर फिर कौम के सामने रखी गई। चीन के शहर तियानजिन की सेकेंडरी इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया गया। जब उस पर केस अदालत में चल रहा था तो उसने चीन के सरकारी टीवी चैनल, जिसे सीसीटीवी कहा जाता है, उस पर अपने जुर्म का कौम के सामने एतराफ किया। 5 जनवरी 2021 को अदालत में उस पर जुर्म साबित हो गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। चीन में 1.5 मिलियन युआन से ज्यादा करप्शन पर सजाए मौत सुनाई जाती है। जब जज उसके खिलाफ सजा सुना रहा था तो जज ने अपने फैसले में कहा कि मुजरिम के रवैये ने चीन के कौमी मालियाती तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने हुक्म दिया कि उस शख्स की तमाम जायदाद भाग के सरकार जब्त कर ली जाए और इसके तमाम सियासी हुकूक यानी पॉलिटिकल राइट्स, उनको हमेशा हमेशा के लिए मुंजमद कर दिया जाए। यह है वो एहतसाब जो दुनिया में होता है। कहीं उसकी सजा सख्त होगी, कहीं उसकी सजा कम होगी, लेकिन एहतसाब इस तरह होता है। एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब एहतसाब का नारा लगाकर आए, लेकिन 2.5 साल में किसी का एहतसाब होना तो दरकिनार, एहतसाब बजाते खुद मशकूक बना दिया गया या एहतसाब के ऊपर कुछ सवालात उठना शुरू हो गए। ना इमरान खान साहब या उनका रजीम 2.5 साल में किसी का एहतसाब कर सका और ना ही ऑपोजिशन इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पर एतमाद कर सकी। और ऑपोजिशन पर भी यह इल्ज़ाम आया कि शायद वो इस एहतसाब के अमल को रुकवाना चाहती है और ये पीडीएम की तहरीक, ये जलसे सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि ऑपोजिशन की आम शख्सियात जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात एंटी करप्शन, FIA या नैब की अदालतों में चल रहे हैं, उनको किसी तरह से रुकवाया जा सके। इस पर बात करते हैं। इसके अलावा मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा, ऑनरेबल मेंबर रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला रजा साहिबा, सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, रुकने कौमी असम्बली, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा, आप ही से आगाज करूंगा। प्राइम मिनिस्टर जब चीन गए, उन्होंने चीन के एहतसाब की बड़ी तारीफ की। वो आज भी उनको जब मौका मिलता है वो चीन के एहतसाब की तारीफ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब मलेशिया गए महातीर मोहम्मद साहब की दावत पर, तो वहां पे मलेशियन एंटी करप्शन एजेंसी के दफ्तर में गए और वहां पे भी उन्होंने तारीफ की कि मलेशिया में ऐसे एहतसाब होता है। आज भी वो हवाला देते हैं कि जी नजीब रजाक का एहतसाब मलेशिया में ऐसे हुआ। 2.5 साल से हुकूमत है, एहतसाब प्रैक्टिकली हुआ तो नहीं ना अभी तक, किसी को कुछ सजा नहीं, केसेस चले जा रहे हैं,
केसेस कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑपोजिशन को ये जवाब मिल चुका है कि हमारे खिलाफ जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है एहतसाब के नाम पर। शुक्रिया अमीर। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीन और मलेशिया के अंदर जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है और जिस किस्म की वहाँ अकाउंटेबिलिटी को रिस्पेक्ट मिलता है वो हमारे सियासी कल्चर में नहीं रहा। और ऑब्वियसली जब हमने आके यहाँ उसको करने की कोशिश की है तो वो ये सारी जमातें इकट्ठी होगी जो मैं बताता हूँ। बिकॉज देखिए 30-40 साल के केसेस जो थे वो इन्होंने नैब को एक मुर्दा जिसको कहते हैं बॉडी को लेके उसके ऊपर इन्होंने लादे हुए थे और उस पे अभी भी जो 95% केसेस हैं ये तो इन्होंने आपस में किए हुए थे जो इन्होंने दफना दिए हुए थे। हमने आके उनको रिवाइव किया है, लेकिन चूंकि द कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो पिछले 30 साल से नहीं हुई। एक आम एग्जांपल ले लें आप कि हम पे फैटअप क्यों लगा, हमें ग्रे लिस्ट में क्यों भिजवाया गया और पीपल्स पार्टी के दौर में भी भिजवाया गया और नून लीग के दौर में भी। वो इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसकी जो सारी शिकें थी और जो इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स उसमें करने थे वो नहीं किए। और ये तो पक्का है ना कि दहशतगर्दी फरोग पाती है टेरर फाइनेंसिंग से, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होती है और तो किसी तरीके से फंडिंग नहीं करते वो। तो इस वजह से पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग हुई और जिसको कहते हैं क्योंकि ये खुद फंड्स बाहर भिजवाते थे टीटीओं से, तो दहशतगर्दों को भी उनके लिए भी चैनल बंद नहीं कर सकते थे, करते तो खुद भी पकड़े जाते, खुद भी इनके जराए बंद हो जाते। तो पाकिस्तान को इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से धब्बा लगाया और ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और इसका वाज़ेह एग्जांपल आपको मिला कि जब हम फैटअप के ऊपर हमने असेंबली के अंदर इनको कहा कि जी ये कौमी मफाद में आपने धब्बे लगाए हैं पाकिस्तान में, हम उनको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फैटअप कह रहे जी मनी लॉन्ड्रिंग का आप कानून चेंज करें और ये सारे, इन्होंने कहा जी आप नैब के 34 चीजें चेंज करें जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो बिल्कुल निकाल दें और बाकी चीजें भी आपको पता है, वरना मुल्क जाए पहाड़ में, हम तो नहीं इसमें चेंजेस लाएंगे। ठीक है। तो जहाँ मुल्की मफाद होता है, जहाँ इनको पता होता है कि जी बी क्लास सी क्लास अगर जेल का हमने निज़ाम चेंज करना है और इनको भी आम जेलों में पहुंचाना है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और अब तो इनको पता ही है, इसलिए आपने देखा पीडीएम के सारे प्लेटफॉर्म पे इनका एक ही आला मकसद है और वो ये है कि जो लूटी हुई दौलत है और जो इन्होंने करप्शन की है वो किसी तरह केसेस। अंदलीब साहब, मैं अगर एक लम्हे के लिए जो आप फरमा रही है, अगर मैं इसको कंटेस्ट ना करूं और मैं मान लूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी तरह से इन्होंने सारी बर्बादी फैला दी। क्या 5 साल 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाकी, क्या बाकी 2.5 साल जब गुजर जाएंगे तो 5 साल के बाद आपने तो लोगों को यह बताना था कि नहीं हमने ये 20, 50, 30, 100 लोगों को हमने सजाएं दिलवाई हैं और इतना पैसा हमने रिकवर किया है। क्या 5 साल के बाद ये बताएंगे कि इनकी वजह से फैटअप इस तरह से हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए, नैब ओवरबर्डन था, कोर्ट, ये बातें ठीक है, लेकिन ये जवाब तो नहीं होगा 5 साल के बाद। आप सही कह रहे हैं। और हमें इसीलिए हमने बीच में देखें, हमने ऑर्डिनेंसेस भी किए क्योंकि ये असेंबली में तो वॉकआउट कर जाते हैं जब भी कोई बिल ऐसा आता है। और आप सोचें कि ज़ैनब अलर्ट बिल जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एहतसाब से, उस पर भी ये 9 महीने बैठे रहे, उसको भी बड़ी मुश्किलों से हमने पास कराया। ये हम जब ऑपोजिशन में थे तब से हमने ये बिल जिसको क्या ले किया हुआ है। अब बात ये है कि अभी आपने देखा होगा कि 30 अदालतों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं नैब के अंदर। ऑर्डिनेंसेस भी हम फिर ये कहते हैं जी ऑर्डिनेंस क्यों दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस देंगे हम जब इन्होंने बिल जो है जो कि रिफॉर्म्स के बिल हैं उस पर इन्होंने वॉकआउट्स करने हैं तो हम ऑर्डिनेंस देंगे। उसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं कि 30 नैब की अदालतें भी बन रही हैं और भी चेंजेस आ रहे हैं, फैटअप की वजह से भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो मर्जी कर ले। और जहाँ तक पैसे रिकवरी का ताल्लुक है वो तो आपने देख लिया कि पिछले 10 साल में 100 बिलियन रिकवरी हुई, 10 साल में। पिछले 2 साल में करप्शन की मनी की 358 बिलियन रिकवरी हुई। राइट। चले मैं ये इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और अपने इसको अपने लिए एक क्रेडिट के तौर पे पेश किया कि जी हमने एंटी करप्शन में भी इतनी रिकवरी की, हमने नैब में भी हमारे जमाने में इतनी रिकवरी हुई। तो शैला साहब के पास जाऊंगा। शैला साहब, एक तो अगर आप थोड़ा सा अपने दाएं जानिब झुक जाएं ताकि कैमरे में
फ्रेम आपका बिल्कुल वाजे हो जाए। सेकेंडली, क्या ये तसल्ली बख्श है? आप समझते हैं कि ठीक है, ये जो 10 सालों में जो आपकी रिकवरी हुई थी वो इनके 2.5 सालों में उससे भी ज़्यादा हो गई, तो ये इनका क्रेडिट बनता है? और जो एंटी करप्शन में पंजाब के अंदर बिलखुसूस चंद अरबों रुपए की रिकवरी थी, अब वो सैकड़ों अरबों में तब्दील हो चुकी है, तो ये क्रेडिट बनता है इनका, हुकूमत का? ये पहले तो मैं इनकी शुरू की बात से चलती हूँ, फिर आपकी बात का भी जवाब देती हूँ कि बीबी पीडीएम बने हुए चंद महीने भी नहीं हुए, 3-1 महीने हुए। आप तो पहले दिन से ही ये कहते थे कि हमारे पास सारा निज़ाम मौजूद है। आपका तो काम ही यही था कि जब हम आएंगे तो ये सब जेलों में होंगे। किसी भी मुल्क के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपने हर जगह बात यही की। तमाम लोग जेल में हैं। अब कहीं जाके आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के तमाम मुकदमात के लिए समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। 6-6 महीने उन्हें जेल में ऐसे ही रखा गया। इससे पहले जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, 11.5 साल आसिफ साहब जेल में रहे और वो मुकदमे फॉल्स साबित हुए। और वो एनआरओ जो कहा जाता है जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग थे, उसमें सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रायल हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। फिर पैनमा आया, पैनमा के बाद आपकी हुकूमत भी आई, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब का उस पर ट्रायल हुआ और सजा उसमें भी नहीं मिली, किसी और चीज पे मिल गई, अकामे पे। तो आपके पास तो पीडीएम तो अब नहीं है, और पीडीएम आपको किस चीज से रोक रही है? जरदारी साहब के केसों की समाअत होने जा रही है, होगी। खुर्शीद शाह साहब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं था अभी तक जब उन्हें 1 साल हुआ कि 1 साल तक किसी को बगैर सजा के रखा जा सकता है, लेकिन वो बंद रहे। बहुत सारे लोग बंद हैं और वो तो बहुत सारे लोग हैं शहरा साहबा, बेचारे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे लोग बंद हैं। तो आपको कौन रोक रहे थे साहब से? मसला ये है कि जब रेफरेंसेस तक दाखिल ना हो सके तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा इदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिशियंस के आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस पर मैं क्यों बोलूंगी कुछ? जो उसका काम है पहले दिन से वो मुतनाज़ है। हमारी मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की कि हम 344 के ऐवान में 126 थे। नून लीग को नहीं समझ आया, जैसे उनको नहीं समझ आया, आज इन्हें नहीं समझ आ रहा। तो करप्शन के नारे पे अपनी चीजों पे बैठ जाना और दूसरों को बंद करने का नाम एहतसाब नहीं होता। जहां तक रिकवरी की बात है तो ये प्रोसेस जब चल रहा था तो ये चल रहा था, जिस जमाने में ज्यादा रिकवरी हो गई उसका मतलब इनकी कोई वजह नहीं है। एक प्रोसेस था, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है वो। लेकिन हम तो इस नैब के कानून के शुरू से खिलाफ है। पहले नून लीग को समझ में नहीं आया, अब इन्हें नहीं समझ आया। यानी आप फरमा रही हैं ये जो 450 अरब की रिकवरी नैब की में जिसका ये गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है, आप कह रही हैं कि ये इनका क्रेडिट नहीं बनता, दरअसल ये हमारे दौर में जो एफर्ट्स हो रही थी ये उसका फल आज मिल रहा है। अब ये कह रही है क्या? नहीं, ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि इदारा तो इंडिपेंडेंट है ना, इनके क्या काम, इनका क्या कारनामा है? जब इनसे कहते हैं कि नैब सिर्फ हमें देख रहा है तो ये कहते कि वो इंडिपेंडेंट है। अब जब वो कुछ कर रहा है तो कह रहे हैं हमारा। भाई रिकवरी जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। आप खुद नैब की एबिलिटी जानते हैं कि किस तरह से हो रही है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा केस हमारे जमाने में हुआ था खानानी एंड कालिया वाला। बिल्कुल। और उसके बाद से सबको ये पता चला कि जनाब नैब का नाम सिर्फ पॉलिटिशियंस के पीछे आना नहीं है। और कोई कानून ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियन की बात की जाए फिर समझ में आए कि नहीं इसको सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई अलग होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। कोई कानून ये नहीं होता कि स्पेशली फॉर किड्स या स्पेशली फॉर वुमेन, सबके लिए कानून होता है। right. तो इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। हाँ। जब हमारे ऊपर आप कुछ करते हैं तो कहते हैं इंडिपेंडेंट, जब वो कुछ करता है तो कहते हैं हमने किया। पहले एक बात पे तो आ जाए ना। सही है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज डिजिटल जो मीडिया उसके नुमाइंदों से, यूट्यूबर से, उनसे मुलाकात की
और उसमें उन्होंने फरमाया कि जी तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, यानी आप ये मत समझें कि 2 साल में तब्दीली आ जाएगी या 5 साल में, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इस पे वक्त लग सकता है। साथ उन्होंने फरमाया कि पे भी लगता है, ये कॉल नैप पे भी लगता है। ठीक है, तो साथ उन्होंने फरमाया कि ये कोई तब्दीली कोई स्विच नहीं है कि आप ऑन करेंगे तो तब्दीली आ जाएगी, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करेंगे, कुछ वक्त गुजरेगा फिर तब्दीली आएगी। और साथ उन्होंने फरमाया कि जी असल जो रिटायरमेंट है ना वो तो कब्र में इंसान को मिलती है, तो आप जो चाहते हैं कि आज ही प्राइम मिनिस्टर को रिटायर कर दें, 2.5 साल में उनकी हुकूमत खत्म कर दें, तो वो एक मैसेज है कि वो अपना टाइम पूरा करेंगे और वो पॉलिटिक्स से जाने वाले नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, इस मुल्क में रहेंगे आपके खिलाफ। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया अमीर अब्बास। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक तो मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज टाइम मुझे भी मेरे बाकी कुलीग दीजिएगा। गुजारिश ये है कि सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि वजीर आजम साहब फरमाते थे कि जो ये मिसालें दिया करते थे कंटेनर पे खड़े होके कि चाइना में जो है वो करप्ट लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और फलां मुल्क का वजीर आजम जो है वो साइकिल पर जो है वो अपने ऑफिस आता है। आज इन 2.5 सालों में हमारी तो आंखें थक गई कि ना वजीर आजम साहब जो है वो साइकिल पर ऑफिस तशरीफ लेकर आए और ना इन्होंने डी चौक पे खड़ा करके करप्ट लोगों को गोलियां मारी। हाँ, एहतसाब और नैब के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, अलबत्ता अगर वो भूल ही गए गोलियां मारना डी चौक पे तो क्यों याद दिला रहे हैं? मैं सफर कर रही थी, नहीं मैं उनको याद दिलवा रहा हूँ ना, मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ कि इसमें काफी लोगों मुल्क का काफी बेहतरी हो जाएगी किन किन लोगों को गोलियां लगने वाली हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग कारों पर सफर किया करते थे वो तो आज साइकिलों पर वजीर आजम साहब ने कर दिए हैं, ये तो हमें नजर आ रहा है पूरी कौम। लेकिन वजीर आजम साहब हमें साइकिल पर दफ्तर जाते हुए नजर नहीं आए। गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि जिस नैब को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर हम अमीर अब्बास, अगर हम दिलीप साहिबा जो बातें कर रही थी, अगर उनकी बातों को दुरुस्त तस्लीम कर लें तो आज आप देखें कि वजीर आजम कहते थे कि एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए, तो आज ऊपर तो वो खुद बैठे हैं। सबसे पहले पूरी कौम जानती है कि इन्होंने अरबों रुपए चीनी से खाए और इनके हवारियों ने खाए, इनके घर के ऊपर किसी नैब ने दस्तक नहीं दी जाकर। उसके बाद सुनामी ट्रीज के बारे में अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाखों रुपए के दरख्त जो है वो सिर्फ बनी गाला में लगे, इनके घर के अंदर, बाहर पाकिस्तान में तो लगे हुए नजर नहीं आते। आपने देखा कि अरबों रुपए का टीका पेट्रोलियम की मद में जो है वो इस कौम को लगाया गया और इमरान खान के हवारी हड़प कर गए और 4-5 करोड़ रुपया उनको फाइन किया गया और उसके अगेंस्ट भी वो शायद स्टे ऑर्डर पे चले गए हैं, वो भी आप रिकवर नहीं कर सके। अगर आप करप्शन पर सजाएं देना चाहते तो सबसे पहले इमरान खान की हमशीरा का नाम आता है। अगर आप करप्शन पर सजाएं देना चाहते हैं तो वजीर आजम का खुद नाम आता है आटा और चीनी चोरों में, और इनके कुलीग्स के नाम आते हैं, इनके हवारियों के नाम आते हैं जो इनके नाक के नीचे बैठे हुए, उनको भी किसी ने डी चौक पर खड़ा नहीं किया लाकर। अगर आप करप्शन की वाले दें तो बीआरटी पिशावर, अगर ये एहतसाब करना चाहते हैं तो बीआरटी पिशावर और फॉरेन फंडिंग केस में ये स्टे ऑर्डर के पीछे अमीर अब्बास ना छुपते। सही, आज पूरी कौम जानती है, आज पूरी कौम इनसे सवाल पूछती, अगर मान लिया जाए कि इनके दौर में नैब ने रिकवरी की है तो ये बताएं, ये जो करप्शन मैंने बताई है ये करप्शन उससे अमीर अब्बास माइनस कर दें तो बाकी बचाए रिकवरी में क्या बचता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने 2 अरब रिकवर किया है और साथ ही आप जो 50 अरब रुपया खा गए हैं कौमी खजाने से निकाल के, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अमीर अब्बास? इसका जवाब भी दिलीप साहब के पास नहीं होगा। बाकी वजीर आजम साहब की बातों को सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह से सफाकाना तरीके के साथ जो दहशतगर्दी का वाकया आया, लेकिन ये वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, मतलब इंतहाई बेहिस्सी और अफसोस की इलामत है। कल से पूरा मुल्क जो है आपने देखा कि वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू बना है
और पूरा जो वो अच्छा उस पे मैं आगे चल के बात करता हूँ, वो अगले हिस्से में बात करता हूँ जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। ये बता दें मुख्तसरन, फिर मैं अंदलीब साहिबा से पूछूं, ये जो मैंने शुरू में भी चीन की मिसाल रखी और मैंने इसलिए रखी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद चीन की बात करते रहे हर दौर में कि चीन जैसा एहतसाब यानी बर वक्त और जल्दी एहतसाब होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर कानून ले आते हैं कि जनाब यहाँ सजाए मौत हो जाए जैसे चीन में है, तो हिमायत करेगी आपकी जमात पर? कि बिल्कुल सजाए मौत से भी को बढ़ के सजा हो तो वो भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें नैब जैसा वो इदारा नहीं होना चाहिए जो रात को जो है वो आरटीएस सिस्टम बंद करके और लोगों की हमदर्दियां तब्दील करने और पार्टियों को तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि तमाम पार्टीज को बिठा के एहतसाब का एक मुनसिफाना निजाम लाया जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर की बहन को भी पूछा जाए, जिसमें इनके हवारियों तरीन साहब को भी पूछा जाए, जिसमें जो है वो पेशावर का जो इन्होंने मतलब है मेट्रो जिसमें अरबों रुपए ये खा गए उसके बारे में भी इनसे पूछा जाए। देखे ना, एक तरफा एहतसाब तो इंतकाम होती है, एहतसाब नहीं है तो विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनके टारगेट हैं कि शहबाज शरीफ को अंदर कर दो, हमदा शहबाज को 2 साल अंदर रखो, खुर्शीद शाह साहब को अंदर कर दो, मरियम नवाज साहबा को इतनी दफा करने, और ये करप्ट लोग हैं और हम ईमानदार हैं। आप चीनी पर भी अरबों रुपए खा रहे हैं, आप सुनामी ट्रीज पर भी खा रहे हैं, आप पिशावर में भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसी पे जरा कमेंट ले लूं, मैं एक कमेंट ले लूं ब्रेक पे जाने से पहले अंदलीब साहबा से। अंदलीब साहबा वो कह रहे हैं कि जी आप सजा मौत से भी ऊपर का कानून लाना चाहती हैं तो ले आए, लेकिन वो एहतसाब होना, वो इंतकाम तो ना लिया जाए हमसे। अच्छा, मैं तो इनकी अपनी बातों से ही सारों को पता चल गया होगा कि इनका क्या बेचारों का हाल है। मैं अफसोस ही कर सकती हूँ इनकी बात पे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं जी नैब को हमें टच नहीं करना चाहिए, बस इनको टच करना चाहिए। और जैसे पहले आपने किया हुआ था कि नैब को हमने दफनाया हुआ था, उसी तरह का नैब लाइन, नहीं तो नैब बंद कर दें। तो पहली बात तो ये है कि इनको शायद ऑब्वियसली इनको नहीं पता कि ऑपोजिशन में जो बैठे होते हैं लोग, ये उनका काम होता है। ऑपोजिशन में जो लोग होते हैं ये उनका काम होता है। उनका काम ये होता है कि ठीक है, इनको लगता है कि नैब जो है ये केस नहीं उठा रहा हमारे सारे लोगों पे जिनका इन्होंने जिक्र किया है, तो इनका काम है, जैसे हमने किया। मैं इलेक्शन कमीशन में गई थी, इलेक्शन कमीशन ने जब मैं ऑपोजिशन में थी नहीं जवाब दिया सही और नहीं कर रहे थे हम। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल पे गए, ट्रिब्यूनल के बाद लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। हम तो सारा वक्त स्ट्रगल करते रहे, बिकॉज ये ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर उसको लगता है कि जी कोई बंदा या कोई चीज ठीक नहीं है और हम एक कोर्ट में गए हुए हैं, वो कोर्ट से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और इनके पास बेशुमार एविडेंस है, तो वो फिर हायर कोर्ट को अपील करते हैं। अब या अगर ये आके ये टीवीओ पे आके कहे कि जी नहीं, हाँ हमें पता है ये ऐसे हैं, लेकिन हम चाहते हैं खुद ही करते हैं अपने आप को, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर इनके पास, अगर ये खुश नहीं है कि जी नैब ने इनको पीटीआई के लोगों को सारी इंक्वायरी से ये नहीं की है खुश, तो ये मुझे बताएं। जैसे इन्होंने कहा धांधली हुई इलेक्शन में, इन्होंने पिछले 2.5 साल से जो व्हाइट पेपर कहा था वो पब्लिश नहीं किया, क्योंकि व्हाइट पेपर में आपका एविडेंस आता है। ना इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, ना ये ट्रिब्यूनल्स पे गए। इन्होंने तो पिटिशंस भी हमारे से भी कम डाली है इलेक्शन कमीशन, जिसका मतलब है कि सेटिस्फाइड थे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था वीडियोस लेके आएंगे, वीडियोस भी नहीं लेके आए। फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में नहीं गए अपने केसेस लेके, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए अपने केसेस लेके, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए अपने केसेस लेके। तो ये तो ऑपोजिशन का काम है कि उनको, हम ऑब्वियसली हमारा काम है कि जी जो जिसके बंदे हैं, जो बाकी लोग हैं जो ठीक नहीं करे, हुकूमत उन पे करे। अगर ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। यानी डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन ही वॉचडॉग का काम करती है और ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग भी कहा जाता है कि जो आइंदा ऑपोजिशन जो है आज की वो कल की हुकूमत हो सकती है, लिहाजा ऑपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी है। एक ब्रेक पर जाते हैं आपकी इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे फिर ऑपोजिशन से भी बात करते हैं और शेख रशीद साहब ने इनको एक धमकी भी लगाई है।
ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले अंदलीब अब्बास साहबा फरमा रही थी कि हुकूमत अगर कहीं पे कोई काम नहीं कर सकी तो ऑपोजिशन भी तो शायद अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं कर पाई है। शेख रशीद साहब ने फरमाया कि अगर ये ठीक चलेंगे तो हम भी ठीक चलेंगे, और अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो फिर हम भी उसका जवाब देंगे। दिखाएं जी शैला साहिबा, तो ये आप लोग इनके साथ वफा करेंगे, जफा करेंगे, सितम करेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो मैंने ये बता दूं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है जो खुद नोटिस लेता है। तो अलीम साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी सारी चीजें सामने आ चुकी है, फिर भी वो उसका अपना काम जारी करे हुए खुद नोटिस नहीं है। ठीक है, ये बात तो साबित हो चुकी ना कि अलीम साहब का काम गलत है। इसी तरह ये जो BRT पेशावर है उसके स्टेशन के नाम के साथ उसकी सारी बातें बताई गई कि इस तरह से है, और उससे बसें चलने के बजाय जल रही है। लेकिन नैब जो इंडिपेंडेंट इदारा है जो खुद नोटिस ऑपोजिशन के लिए लेता है उसने नहीं लिए। तो जब इदारों का रवैया नजर आ रहा हो तो आपकी तरह फारिग तो है नहीं हम लोग कि 45 तर्जुमान रखे जिनका काम हुआ है, जैसे तो सारी लड़ाइयाँ होती है, इसको तुम जवाब दो, इसको तुम जवाब दो, इसको तुम जवाब दो, जो एक होती है। अब आ जाती हूँ मैं शेख रशीद साहब की तरफ। जब उन्होंने ये पढ़ा तो मुझे अल्ताफ हुसैन याद आ गया। तो वो धमकियां इसी तरह दिया करते थे। जाहिर नफीस लोगों की वाकयात इनके पास पड़ी है तो इन्हें ये कहना पड़ेगा। पहली बात ये है कि आपकी हुकूमत चल कब रही है, हम किस चीज को आपकी गलती पे कहें नोटिस लो। चीनी और गन्नम के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसके TO 8 में था कि आपके जमाने में जो सब्सिडी दी गई वो क्यों दी गई, जबकि मुल्क में सब्सिडी उस वक्त दी जाती है जबकि वापस मकदार में मौजूद हो। आपने उसमें कहा कि ओहो हमारे ऊपर कैसे बात आई, आपने TO 8 कट किए। 10 साल तक की बात की गई कि फलाने सब्सिडी दी थी, फलाने। भाई बात यह है कि उस वक्त चीनी थी, तो फिर आपने ये किया कि जिन्होंने सब्सिडी दी थी उनको छोड़ के जिनको सब्सिडी दी थी उनके पीछे पड़ गए। फिर सबने देखा क्या हाल हुआ, जो इनके साथ बैठे हुए थे माफिया के लोग, उनकी मिनिस्ट्रीज चेंज कर दी गई। तो आप जो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो चल कर रही है भाई, चलती है, अवाम चल रहे हैं उसमें। आपकी तो गवर्नमेंट नहीं चल रही, आपने तो जो करना था कर दिया, मईशत बेहाल कर दी, दाखिला पॉलिसी, कर्जा पॉलिसी सब देख ले जो हाल हुआ है। तो अब अच्छा ये जो शाह साहब तो शेख साहब ने फरमाया ना, जो शेख साहब ने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं शेख साहब की सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। शेख रशीद साहब फैसला रखे, हमारी स्ट्रगल जो बनी है PDM की उसमें इस्तीफे सबसे आखिरी ऑप्शन है। अभी तो हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ है जिसमें सिर्फ जलसे से राय अम्मा हमवार करनी थी, जो कि एक माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह हुई कि आपके आसपास मुझे आपने कहा हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमें हुकूमत समझ दी, हम तो ट्रेन ही नहीं थे। तो वो फेज खत्म हो चुका। अब दूसरा फेज है और इस्तीफों का 7वां ऑप्शन है। और उससे पहले हमने ये नहीं कहा कि मुल्क में जो जो प्रोसेस होंगे हम उससे बाइकआउट करेंगे। हमने कहा कि अगर हमारे 6 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं कि हम एक प्रोसेस में जद्दोजहद जो है कभी उस नुक्ते पे पहुंचने का वो रिजल्ट नहीं देती जिसपे खड़ी हो। इनका भी धरना 120 दिन का जिसे ये कहते हैं, जिसमें आखिर में इमरान साहब को ताहिरुल कादरी की गाड़ी पे जाना पड़ा था, इनके लोग तो होते नहीं थे, नाकाम हुआ था। सही। तो अगर हमारे 6 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं तो हम 7वां ऑप्शन ये कर सकते हैं। इन्हें पता नहीं क्यों पहले इस्तीफों की जल्दी हो गई। तो पहले आप अपने काम पे तवज्जो दें, बड़े मामला खराब है। ठीक है, बहुत हालात खराब है। कब तक ऐसा होता रहेगा कि आप मट्टी डाल देंगे? आप सारे लोग हैं यार, यूट्यूबर से मिल रहे, उसकी बातें सुन रहे, पुरानी बातें करे जा रहे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हमें कोई मसला नहीं है। हम इससे बड़ी मिसाल क्या होगी हम इस हिसाब से नहीं करते कि 11.5 साल जेल काटने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब
सदर मुमलिकत बने थे और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पैक हुआ, गवर्नर जो है वो हमने सिंगापुर से लिया। तो सबने अपने सब अली गौर साहब, जो अंदलीब अब्बास साहब ने ब्रेक से पहले फरमाया कि आप इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएं, आप अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, अगर आपको आपका बुनियादी ग्रीवेंस तो आपकी इलेक्शन में धांधली थी ना, आपने ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आप निकल आए लठ लेके लग गए हुकूमत के पीछे कि जी छोड़ेंगे नहीं, इसको गिरा के रहेंगे, ये सिलेक्टेड है। ये क्या तरीका हुआ? मेरे पास गुजारिश ये है कि एक तो ये हुकूमत जब ये कंटेनर पर भी खड़े थे ना, उस वक्त भी इनको कुछ खास लोगों की हमायत हासिल थी और पूरी कौम जानती है और आप भी जानते हैं और ये खुद भी जानते हैं कि किन लोगों ने इनको कंटेनर पर खड़े किया था, किन लोगों ने ताहिर उल कादरी जैसा जो है वो शोशा छोड़ा। आज वो ताहिर उल कादरी किधर है, कहीं नजर आता है? फिर कौन लोग थे जब कुछ मतलब है कि मजहबी लोगों ने एक छोटा सा धरना दिया था, फिर उनमें पैसे किन लोगों ने बांटे? उन्हीं लोगों ने बांटे जो इनको लाने वाले थे, जो इनसे धरने करवाते थे। गुजारिश ये है कि मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा जस्टिस सिद्दीकी साहब के उस बयान की तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने जो बयान दिया था वो पूरी कौम ने सुना है वो कि उन्होंने क्या क्या बयान दिया था। मलक अरशद साहब फौत हो गए हैं, उनकी मौत भी एक मुहिम्मा है, लेकिन जाते हुए जो उनकी वीडियो वायरल हुई और उसमें जो बातें करके गए वो कौम के सामने है। आज मीडिया पर कदगन है, आज सियासतदानों पर कदगन है, आज पपेट्स की हुकूमत है और अगर ये पपेट्स इसके बावजूद छोड़ दें हम गलत थे, करप्ट हैं या ईमानदार है, ये भी छोड़ दें ये बात करनी। मैं ये कहूंगा कि आप ईमानदार लोग थे, आप बताएं ना, जैसे कि अभी जो है शैला रजा साहिबा फरमा रही थी कि नैब को किसने रोका? वो BRT वो जो पिशावर है उस पर क्यों नहीं आके एक्शन लेता? वो जो मतलब है कि आमिर कियानी साहब ने जो अद्वियात में अरबों रुपए का टीका लगाया और इमरान खान साहब को पैसा सप्लाई किया, उस पर नैब उनका दरवाजा खटखटाए, उनका 90 रोज का रिमांड ले, उनके अकाउंट मुंजमद करे, स्टोरी सारी सामने आ जाएगी। जिन इल्जामात पर हमें पकड़ा गया, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, अकामों पे आपने सजाएं सुनाई है। आज तक 2-2 साल हमदा सबाज साहब को हो गए और आप लोग 1.5 साल तक तो नैब जो है वो मतलब रेफरेंस तक भी दायर नहीं कर सकता और लोगों को सिर्फ हरासमेंट के लिए बिठाते। मकसद ये कि नैब को किसने रोका है? मान लिया ये कहते हैं कि ये केस हमने नहीं बनाए थे, ये तो नैब ने इनके ऊपर बताए जो हमारे खिलाफ बने, तो उस नैब को हमने रोका हुआ है कि इनके खिलाफ केस वो नहीं बनाएगा, वो इनसे नहीं पूछेगा, वो जिक्र करेगा कभी कभी, लोगों को वो बेवकूफ बनाने के लिए तज़किरा करेंगे। देखिए वो इनके खिलाफ तो चले, बंदे का 90 दिन का नैब चले इनके खिलाफ तो नहीं एक्शन ले रहा होगा, लेकिन नैब जब आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है तो आप लोग भी शोर मचाते हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि नैब की ऐसी की तैसी करके रख देंगे। जरदारी साहब ने कहा था कि नैब कौन होता है हमसे सवाल करने वाला। तो भाई वो अमीर बात भाई, गुजारिश ये है कि नैब तो इनका एक आला है ऑपोजिशन के लोगों को विक्टिमाइज करने का। ये आज तक किसी एक केस में अरबों रुपए के ये कहते हैं कि हमने करप्शन कर ली है, ऑपोजिशन के रहनुमाओं ने कर लिया, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मौलाना साहब के हैं। ये बताए ना कि शहबाज शरीफ साहब ने फलां कंट्रैक्टर से इतना कमीशन खाया था, फलां से किक बैक्स लिए थे, इससे नवाज शरीफ साहब ने किक बैक्स लिए, इससे जरदारी साहब ने किक बैक्स लिए, उन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने लाते? बिल्कुल ठीक है, बताए ना कि ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट और उस चीज की रिपोर्ट इमरान खान ने कहा था कि जो पिछले सालों के कर्जे इस हुकूमत ने लिए, पता है ये न्याजी साहब ने उस पर एक कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाते? सही है। मतलब अब ये जो एक डेडलॉक नजर आ रहा है अली गौर बलूच साहब, मैं जरा ये अंदलीब साहब के सामने रखूंगा कि नैब उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका वादा किया हुआ था, और नैब डिसॉल्व भी नहीं हो रहा, कोई नया इदारा भी नहीं आ रहा। तो ये 2.5 साल इसी बहस तमहीस में गुजर गए और वो गिलास तोड़े 12 आने, कुछ भी नहीं मिला। तो बाकी 2.5 साल भी इसी बहस में गुजर जाएंगे। अंदलीब साहिबा से एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दलीप साहबा, नैब जो अवामी एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, उन पर पूरा उस तरह से उतर नहीं पाया। ये जितनी भी रिकवरी हुई है 450 अरब रुपए की या 400 अरब की, इनमें से कोई भी बड़ी पॉलिटिकल बिग विग शामिल नहीं है। ये सब जो है वो सतही किस्म के लोग हैं जिनसे ये रिकवरी हुई है। तो असल करप्शन जो आप लोग कहते थे वो तो हुक्मरान अशराफिया से आपने पैसा रिकवर करना था ना। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इस इदारे में कोई रिफॉर्म्स भी नहीं आ पा रही हैं, ये इदारा रिप्लेस भी नहीं हो पाया, कोई और इदारा भी नहीं बन पा रहा। तो ये जो डेडलॉक है ये इसी तरह से चलता रहेगा, वक्त गुजर जाएगा, लोगों को क्या जवाब देंगे आप, या इसका कोई हल निकाला जा सकता है? आप म्यूट है शायद, अगर आप अनम्यूट कर दें दलीप साहब। ठीक है जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, दोबारा से कनेक्ट करें, मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही है दलीप साहबा की। शरा रजा साहिबा, इसी पे यही सवाल आप ही के पास ले आता हूं कि अब ये जो डेडलॉक है, आप तो चले जी 5 साल के बाद हारेंगे तो इमरान खान साहब, क्योंकि वो एहतसाब का नारा लगा के आए थे। आपका तो एहतसाब का नारा था ही नहीं ना माशाल्लाह किसी पार्टी का। तो एहतसाब नहीं होगा, इमरान खान साहब से लोग पूछेंगे और आप लोगों को फायदा ये मिलेगा कि आप लोगों के केस चल रहे हैं, ना खत्म होंगे, ना चलेंगे, ना रुकेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये बात खत्म कहां पे होगी जाके? पहली बात तो ये कि हम तो नहीं समझते कि हमारे थे, हम तो जीते हुए लोग थे, वही जीते नहीं थे और यही से झगड़ा है और यही झगड़ा है। और हम ये कहते हैं कि पैट ऑफ करते रहते हैं। हम लेके गए थे ना अमेंडमेंट, आप कर हमारा राइट था, आपने नहीं मानी। अब तो आप सख्त से सख्त सब कुछ कर चुके, जो निचोड़ के निकाल सकते निकाल लो। हम इनके साथ अब नहीं बैठेंगे। अच्छा, जो कानून बना सकते हैं, जो सब कर सकते हैं। रात के 12 बजे एक सीनियर सिटीजन खातून को बगैर किसी कानून के नैब जिस हॉस्पिटल लाई उसे चांद रात पे शिफ्ट कर सकते, जो करना है कर लेते। एक स्पीकर साहब को किस तरह लेकर आए, ऐसे किसी इनके बंदे को तो लेकर आए। जो करना है कर ले। आपके पास है जिनके नाम पे पापड़ वाले जो हैं फालूदे वाले, भाई उनको लाओ अदालत में, उनको सुल्तानी गवाह बनाओ, उनसे पैसे लो। है तो वो पैसे स्टेट बैंक में ही ना, कुछ पता चल जाएगा। स्टेट बैंक के लोगों को बताओ किसका अकाउंट था, क्या था, मालूम करो, उनकी गुर्बत दूर करो। क्यों नहीं करते हो? हम तो बेबस है ना। आसिफ साहब का पासपोर्ट भी आपके पास है, ECL में भी नाम है, उन्होंने खुद पासपोर्ट दिया था, करते क्यों नहीं? सुल्तानी गवाह बनाओ उन्हें, पापड़ वालों को, फालूदे वालों को। उस पैसे को जो है पूछो स्टेट बैंक वालों से, ये कैसे थे, बड़े बड़े अकाउंट हुए थे, किसने खोले, क्या हुआ, वो बताएंगे। बात खत्म। इंतकामी कार्रवाइयों में जरा दिमाग भी इस्तेमाल करो। जी हाँ दलीप साहिबा, वो तो अनकंडीशनली फरमा रही हैं कि सारे लोग आपके पास हैं, आप स्टेट हैं, आपके पास इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। फिर आप ये भी फख्र से कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो आपको किसी तरफ से कोई खतरा नहीं है? क्यों नहीं फिर केसेस निपट पा रहे? गिरफ्तार है, ऑपोजिशन गिरफ्तार है बड़े। जी हाँ दलीप साहिबा। अच्छा, आवाज नहीं जा रही, दोबारा से कनेक्ट कर लें। अली गौहर बलोच, लाइट का मसला हुआ, कई घंटों तक पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा रहा, जिसका आपने जिक्र भी किया ब्रेक से पहले। इसके ऊपर शिबली फराज साहब ने फरमाया कि बिजली तो है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है तरसील का, वो चूंकि आप लोगों ने बनाया नहीं था, इसलिए फिर जाहिर बात है कहीं ना कहीं गड़बड़ होनी थी। तो ये भी कसूर आप ही का बनता है सर, वो इनका नहीं बनता। शिबली फराज साहब के तो रात को पेट में दर्द हो जाए, वो भी ये कहते हैं कि ये नून लीग का कसूर है। गुजारिश ये है कि आज ये मुल्क सिर्फ रात को अंधेरों में नहीं डूबा अमीर अब्बास भाई, ये मुल्क तो अंधेरों में, जब से ये मोहतरम जो है कुर्सी पर बरजमान हुए तब से अंधेरों में ही डूबा है ना। अगर सब्जियों के रेट बढ़ गए, अगर चिकन के रेट बढ़ गए, अगर अंडे के रेट बढ़ गए, अगर दालों के रेट बढ़ गए, अगर अद्वियात पर डाका डाल के उनके रेट बढ़ा दिए, अगर चीनी पर डाका डाल के उसका रेट बढ़ा दिया और पूछने वाला कोई नहीं, तो मुल्क तो अंधेरों और तरीकियों में है।
इस मुल्क की रोशनियां हमने उस वक्त बहाल की थी जब हमें इक़्तिदार मिला था। तो आपको पता है कि 24 में से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और लोगों से हमने वोट ये क्या कर लिया था कि आपकी ये तारीफियां दूर करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा करके गए थे। ये नालायकों ने जो बिजली का यूनिट अमीरबाज जिम्मेदार को 5 रुपए में हमारे टाइम में मिलता था, आज 12 रुपए में मिलता है। लेकिन ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मोटरवे, जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स, जो पंजाब में जो हाईवे रोड्स, ये इतने नालायक हैं कि जिलों की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, खंडर बन गई हैं। हमारा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ये मरम्मत करने की सलाहियत नहीं रखते। और आपका जो डिवीजन है अली गौर बलोच साहब, आपका जो डिवीजन है जहां से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद डिवीजन, जो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान का तीसरा या चौथा बड़ा शहर भी है, इस शहर को जाने वाली कोई सड़क ऐसी नहीं है जो तबाह हो चुकी हो। जी बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूं। हर सड़क जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी और शहबाज शरीफ साहब ने बनवाई थी, हर सड़क का बुरा हाल है। और ये लोग हमसे इंतकाम लें, मैं फिर उसी तरफ आऊंगा, हमसे इंतकाम लें, ये लोगों से इंतकाम लेना छोड़ दे। क्योंकि वजह ये है पाकिस्तान, अगर ये लूट खसूट ना कर रहे होते ना तो आज ये डिलीवर कर जाते। अगर ये अरबों रुपए की करप्शन ना कर रहे होते तो यहाँ पर आपको सड़कें भी बनती हुई नजर आती, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी बनते हुए नजर आते, यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता हुआ भी नजर आता अपने ऑफिस की तरफ, यहाँ पर उधर डी चौक में खड़ा करके चीनी चोरों, आटा चोरों को जो है वो गोलियां भी मारी जाती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते जो है ये वो कैबिनेट की मीटिंग करता है और उसमें डिस्कस क्या होता है कि ऑपोजिशन को विक्टिमाइज कैसे करने, मीडिया में बैठकर प्रोपोगंडा हुकूमत के ऑपोजिशन के खिलाफ हुकूमत ने किस तरह से चलाना है। जब प्राइम मिनिस्टर की सोच ये हो और उसको पता हो कि मैं किसी का बिठाया हुआ हूं, तो वो डिलीवर क्या कर पाएंगी। इंदलीब साहबा बातें करती, मैं इंदलीब साहबा से सिर्फ मेरा एक सवाल है कि जितनी अरबों रुपए की आपने करप्शन की, आपकी हुकूमत ने की है, वो नैब की रिकवरी से माइनस कर दे, बाकी बताएं नैब ने क्या रिकवर किया। जी भाई, अगर आपने 4 अन्ने रिकवर किए हैं तो 12 रुपए की तो आपने खुद करप्शन कर लिया, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, मुझे ये तो बताएं। जी अंदलीब साहब, सबसे पहली बात यह है कि वो अब आपकी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। बात की जवाब ये है कि जी आप ऑपोजिशन है, आपके पास बेशुमार एविडेंस है, आप टीवियों पर भी बैठे आराम कर रहे हैं। आप अगर नैब से खुश नहीं है, आप हायर कोर्ट्स पे जाए लेके, ये स्ट्रगल होता है, आप उससे हायर कोर्ट पे जाए, अगर वो नहीं सुनिए, आपको उन्हीं कोर्टों से रिहाई भी मिल रही है, बेलें भी मिल रही हैं, और वही कोर्ट कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ पूरे मुल्क को चकमा दे के, झूठ बोल के और सिस्टम को धोखा दे के बाहर चला गया, वो इश्तिहारी है, ये कोर्ट कह रहा है। वो इश्तिहारी है, वो भगोड़र है, वो पैसा लूट के गया, वापस आए, ये कोर्ट कह रहा है। ये वही कोर्ट है जो इनको अच्छे लगते हैं, जो के अगमत है, और यही कोर्ट जो है, मैं आई एम सॉरी, मैंने इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, लेट मी कंप्लीट। मैंने इंटरप्ट किया, बहुत गलत बातें कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। तो अब दूसरी बात ये है कि जब ये ऑब्वियसली यहाँ बैठेंगे, ना ऐसी बातें करते जाएंगे, ना कोर्टों में जाएंगे, ये इनकी आप कैपेसिटी देखें ऑपोजिशन की, कि ये पीडीएम में खड़ी होकर मरियम नवाज कह रही है कि भाई बड़ी सर्दी है, मेरी कुल्फी जम गई है, अच्छा होगा उस वक्त हम सड़कों पे आएंगे। आप जरा इनका मिजाज देखें, इनका स्ट्रगल देखें, इनका हाल देखें कि आपस में इनकी बातें नहीं मिलती। मतलब वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हमने तो इलेक्शन भी लड़ना है, जिमनी इलेक्शन भी लड़ना है, हमने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये धांधली की हुकूमत है, यहाँ तो इलेक्शन ही धांधली का होता है। अगर हम धांधली की हुकूमत है और आपने जो इस्तीफे देने हैं और आप कहते हैं कि इलेक्शन ही सही नहीं है, तो आप इस इलेक्शन का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? फिर ये बात आप जरा इनसे लॉजिकली पूछ लें। अच्छा, ये इस लॉजिक की तो मुझे भी समझ नहीं आई। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अंदलीब साहबा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया कि जी हम इस्तीफे देंगे लेकिन हम सेनेट इलेक्शन के बाद इस्तीफे देंगे। तो भाई फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ ना कि ये अच्छा लॉन्ग मार्च जो था इनके पीडीएम के मुआहदे में देख लें, लॉन्ग मार्च होना था जनवरी में, वो नहीं हुआ। उसके अलावा इनके पीडीएम के मुआहदे में लिखा है कि हम नहीं इदारों को मुदाखलत करने देंगे। अब इदारों को बुला रहे हैं, उज़मा बुखारी कह रही है
कि जी पहले इदारे आके इनको पीछे करें, फिर हम अदारों से डायरेक्ट डायलॉग करेंगे। राइट। तो आप ये देखें जिसकी वजह से हुआ क्या कि लाहौर जो इनका सपोजिटली तख्ता और घर था, लाहौरियों ने पूरी तरह धत्कारा, वो आए नहीं। ये वो जलसा था जिसपे ये कहते थे रेफरेंडम है आर या पार, तो पार हो गया, पाश हो गया। जो इनका जिसको कहते हैं 1/10 भी वो जलसा नहीं भरा। तो ये किस बात पे ये बात करते हैं? ना ये खुद जलसे कर सकते हैं, ना ये खुद रैलियां कर सकते हैं। ये मौलाना के कंधों पे चढ़े हुए हैं, उनके कंधों पे चढ़ के ये हर जगह जाके स्पीचेस कर रहे हैं। ना ये अपनी होम ग्राउंड पे खेल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म होगा तीनों मेहमानों का। असल अब जो अगला मार्का है वो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो लॉन्ग मार्च का है। ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च को कामयाब करना है और हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को नाकाम करना है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। 31 जनवरी तक की मोहलत है इमरान खान साहब के पास, जिसमें से 10 दिन ये गुजर गए, 21 दिन बाकी है इस्तीफे देने के लिए, और अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि इमरान खान इस्तीफे देंगे। तो हमें लग रहा है कि 1 फरवरी को भी इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। अब 1 फरवरी को फिर ऑपोजिशन कौन सा नया कबूतर निकालेगी अपनी बगल में से, ये एक अहम सवाल है। उस पर डिपेंड करेगा ऑपोजिशन की अगली सियासत के ये 2.5 साल। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।